Hello everyone. Once again, welcome to Net Biology. We were talking about excretory system. excretory system के बारे में हम बात कर रहे थे और excretory system में हमने ऑस्मोरेगुलेशन देखा था। ऑस्मोरेगुलेशन 2 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला स्टेप है वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, और दूसरा है रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस तरीके से होता है ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने वाटर बैलेंस देखा था। बैलेंस कंडीशन का मतलब है सफिशिएंट लेवल, न ज़्यादा न कम। अगर ज़्यादा कंडीशन हो जाती है, वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में ऐसे मैकेनिज्म चलते हैं जिसकी वजह से वाटर का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है। और अगर वाटर की कमी है तो उस कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ वाटर वाले मैकेनिज्म चलते हैं। ऐसा ही किस में भी है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है तो उनको एक्सक्रीट किया कर दिया जाएगा, और अगर कम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है जितने भी सल्यूट्स होते हैं बॉडी में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें, तो ये अगर कम है तो इनको क्या किया जाएगा, इनका कंजर्वेशन बढ़ जाएगा, इनका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग केसेस होते हैं। सफिशिएंट लेवल पे बनाए रखना क्या कहलाता है, बैलेंस कहलाता है। ठीक है, किडनी का एक बहुत मुख्य फंक्शन है ये। स्टेप्स ऑफ रेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन 2 स्टेप्स होते हैं, पहले भी देख चुके हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे आपको ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी दिया हुआ है, एसिड बेस बैलेंस भी दिया हुआ है। तो इन इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। जो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन वाला टॉपिक है वो ब्लड एंड सर्कुलेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी है, तो उनको वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ये। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। वैसे ही मैकेनिज्म चलता है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। एसिड बेस बैलेंस देखेंगे फिर इसके बाद। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा ये वाला सीरीज़। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो सीरीज़ है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा फिर, क्योंकि जितना भी कोर्स में है वो सारा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वही है, सफिशिएंट लेवल और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सल्यूट्स। सल्यूट्स क्या क्या होते हैं, सल्यूट्स का मतलब वही इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस जितने भी हैं बॉडी में। सोडियम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। अगर हम कैटाइन्स की बात कर रहे हैं तो कैटाइन्स में सबसे ज़्यादा सोडियम प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो सोडियम जितना रीअब्जॉर्ब होगा उतने इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ेंगे। इसके अलावा पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनका जो बैलेंस कंडीशन है, मतलब उनका सफिशिएंट लेवल है, न ज़्यादा न कम, वो कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहलाती है। ठीक है, तो वही चीज़ हमको करनी है, जब ज़्यादा हो जाए तो भी और जब कम हो जाए तो भी, और बॉडी अपने आप ही इसे रेगुलेट करती है, स्पेशली किडनीज। सो हाउ किडनी रेगुलेट्स द लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर बॉडी में कम अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम काम करता है, RAAS सिस्टम, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे भी ये सिस्टम याद करने को मिलेगा। आपको इसके बाद जब ब्लड वॉल्यूम देखोगे, ब्लड प्रेशर देखोगे, वहाँ पे भी मिलेगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें रेनिन क्या है, एंजियोटेंसिन क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, उसके बाद एल्डोस्टेरोन क्या है, ये क्या फंक्शन प्ले करता है, ये सारी चीज़ें आती है। एंजियोटेंसिन के फंक्शन आ सकते हैं, एल्डोस्टेरोन के फंक्शन आ सकते हैं, पूरा सिस्टम वो दे सकते हैं। ऐसे जो फ्लो चार्ट टाइप का होता है वहाँ पे, और आपको बीच में से कुछ चीज़ें गायब होगी और आपको उनका आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और किस में करता है, जब लो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट्स की तो उनको सफिशिएंट लेवल पे बनाए रखने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है, बाय द एक्टिविटी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये टॉपिक। तो ये इसका मैकेनिज्म क्या है और कैसे ये काम करता है। द RAAS सिस्टम, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इज अ हार्मोनल सिस्टम which helps in regulation of blood pressure, blood volume and electrolyte balance। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा वैसे ही साथ ये वाटर बैलेंस में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वाटर भी रीअब्जॉर्प्शन की तरफ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया था जिस समय हम बात कर रहे थे नेफ्रिक
जो नेफ्रॉन है उनकी फिजियोलॉजी की उस समय। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होंगे उतना ज़्यादा वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो वाटर भी रीअब्जॉर्प्शन में भी ये एक तरीके से हेल्प कर रहा है। लेकिन इनका जो ये 3 सिस्टम्स हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करना है, ठीक है। तो ऐसे करके ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम के टाइम पे भी ये सिस्टम आएगा, दोनों के टाइम पे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इस सिस्टम के अलावा और भी चीज़ों से रेगुलेट होते हैं। तो उन टॉपिक्स को हम ब्लड एंड सर्कुलेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 बार देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उसको कंप्लीट कर लेंगे। दिस हार्मोन सिस्टम कंसिस्ट 3 कंपोनेंट्स, और वो 3 कौन है? रेनिन, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड यहाँ पे काम करता है, मेन यही है। और तीसरा है एल्डोस्टेरोन। तो ये कैसे करके फंक्शन करता है, इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, कैसे करके रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। तो कैसे करके काम करता है? सबसे पहला स्टेप है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपको सीक्वेंस आ जाएगा और उसमें से कुछ जो एंजाइम्स है उनको हटा देंगे और उनका सीक्वेंस पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, एंजियोटेंसिन कैसे बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑप्शंस दिए होंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या इनका फंक्शंस आ सकता है, ठीक है। तो स्टेप्स अगर हम बात करें, सबसे पहला स्टेप क्या है? रिलीज ऑफ एंजाइम रेनिन फ्रॉम ग्रैनुलर सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, या तो ये टर्म्स आ जाएंगे किसी क्वेश्चन के बीच में, तो आपको करने में वहाँ पे डिफिकल्टी होगी। रिलीज ऑफ एंजाइम रेनिन, रेनिन सबसे पहले रिलीज होता है ग्रैनुलर सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus क्या है, इस पर एक वीडियो पहले भी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें 3 जो सेल्स मिलती हैं उनके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है, तो आपको यहाँ पे और भी आसानी होगी समझने के लिए, ठीक है। तो रेनिन सबसे पहले ग्रैनुलर सेल से सिक्रीट होता है। दूसरा स्टेप है, लेस सोडियम कंसंट्रेशन इज डिटेक्टेड बाय मैक्यूला डेंसा सेल्स विच आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। और इनका काम होता है सोडियम कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करना। जैसे ही इनको पता चलेगा कि ब्लड वॉल्यूम में सोडियम कंसंट्रेशन कम है, वैसे ही ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट का भी जो सोडियम है उसको भी रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और वो कैसे करेंगे? ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ रेनिन। क्या स्टिमुलेट करके? ग्रैनुलर सेल्स को, ग्रैनुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगी कि वो रेनिन को सिक्रीट करे। फिर रेनिन क्या काम करता है इसके लिए अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, जब रेनिन वहाँ से सिक्रीट हो गया, सोडियम कंसंट्रेशन कम थी, इलेक्ट्रोलाइट कम थे, ब्लड वॉल्यूम में ब्लड वॉल्यूम भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कम है, उस कंडीशन में रेनिन जो सिक्रीट हुआ है, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड क्लीव्स द एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिनोजन जो लिवर में प्रेजेंट होता है उसको ये क्लीव करके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन एक एंजाइम है, कैटलिस्टिक, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट की तरह काम करता है और कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। देन एंजियोटेंसिनोजन जो एक प्रीकर्सर है और लिवर से प्रोड्यूस होता है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन 1 इज अ डेकापेप्टाइड एंड एक्ट्स एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर। वेसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब है जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने की प्रोसेस होती है, वैसा ही एक क्या है ये एक टाइप की प्रोटीन है, डेकापेप्टाइड है, और ये वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस से। तो वो कैसे होता है ये देखते हैं। फिर स्टेप 3 में क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 जो है बना हुआ, ये फिर अगेन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक है। पहले रेनिन था, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। फिर एंजियोटेंसिन 1 फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर यहाँ पे कन्वर्टिंग एंजाइम काम करता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली बार में जो कन्वर्ट होगा वो रेनिन की वजह से होगा एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से 1 से 2 में कन्वर्ट होगा। अब ये 2 क्या करता है, इस जो एंजियोटेंसिन 2 है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है।
वेसल कंस्ट्रिक्टर भी ये काम करता है, वेसल कंस्ट्रिक्शन में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये एडीएच हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है और एल्डोस्टेरॉन को भी सिक्रीट करवाने में हेल्प करता है और जो स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यहाँ से जो नॉर एडिनेलिन है इसके भी सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है? पहला फंक्शन जो है ये एक ऑक्टापेप्टाइड है। पहले तो ये क्या करता है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। पहले तो ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में खुद भी हेल्प करता है, वेसल कंस्ट्रिक्टर भी ये है। उसके अलावा ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करे। एल्डोस्टेरॉन क्या है? ये भी एक हार्मोन है। कहाँ का हार्मोन है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं और ये हेल्प करता है सोडियम की रिटेंशन को बढ़ाने में। तो अब चौथा फंक्शन है जहाँ पे एल्डोस्टेरॉन की भूमिका है। एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। इट इज अ स्टीरॉयड हार्मोन विच इज रिलीजेस फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी अलग अलग पोर्शन होते हैं, उनमें से भी सबसे टॉप वाला पोर्शन जो है वो क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा। वहाँ से ये सिक्रीट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी सिक्रीट होता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अलग फंक्शन है। यहाँ पे हम केवल एल्डोस्टेरॉन की बात कर रहे हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब ये क्या करता है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैसे करके? ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी वहाँ पे हमने देखा था कि जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स होती हैं जिनके पास ENAC यानी कि एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होते हैं, जो सोडियम को क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं पैसिवली, ठीक है। यहाँ पे पैसिव होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ये चैनल्स को ये बढ़ा देता है प्रिंसिपल सेल्स से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने फिजियोलॉजी पूरी देखी थी न्यूरॉन की। वहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में जो ENAC होते हैं यानी कि एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, इनकी एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है, इनकी संख्या को भी ये बढ़ा देता है। इसकी वजह से यूरिनरी सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो पाता है ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ गया। जैसे ही सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेंगे, वैसे करके ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी ब्लड वॉल्यूम का ही एक पोर्शन है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट बढ़े, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों चीज़ों को मेंटेन कर सकता है। तो ये था जब लो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बॉडी में है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जब इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में ज़्यादा है और उनके एक्सक्रीशन की ज़रूरत है, उनको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है, बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है, तब उस कंडीशन में क्या मैकेनिज्म चलेगा? हाउ किडनी रेगुलेट्स द हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अभी हमने देखा था RAS सिस्टम की एक्टिविटी, वैसे ही यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन है उसको लो पे लाने के लिए या सफिशिएंट लेवल पे लाने के लिए एक्टिविटी ऑफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, या जिसे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर भी कहते हैं, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये भी एक टाइप का आप एंजाइम या आप कह सकते हो एक पेप्टाइड है जो रिलीज होता है, हार्मोन भी कह सकते हैं। ये रिलीज होता है एट्रियल वॉल से, हार्ट की। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिलीजेस फ्रॉम एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। और इसका क्या फंक्शन होता है? इसका सेम अपोजिट फंक्शन होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम से। नाइट्रियूरेटिक का मतलब होता है सॉल्ट एक्सक्रीटिंग, और ये सॉल्ट एक्सक्रीशन में ही हेल्प करता है। इट डिक्रीजेज सेक्रीशन ऑफ रेनिन। रेनिन का सेक्रीशन ये रोक देता है, जिससे आगे की सारी प्रोसेसेस रुक जाएगी। अगर रेनिन ही ज़्यादा सिक्रीट नहीं हो पाएगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, लास्ट में एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होगा, या रेनिन से एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा, है ना। तो यही जो चीज़ें होती है ये इसको रोक देता है पहले ही। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus से ये रेनिन को सिक्रीट नहीं होने देता है। और ये कौन सी कंडीशन में होगा? जिस टाइम पे बॉडी में पहले ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है। तो इट डिक्रीजेज एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। ये क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन को भी रोकता है। Therefore, sodium reabsorption also decreases. Reabsorption. Sodium reabsorption also decreases. ठीक है? किसकी वजह से? क्योंकि एल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन का,
एल्डोस्टेरोन के जो एक्टिविटी है या जो उसका रिलीज़ है ये उसको भी रोक रहा है, रेनिन के रिलीज़ को भी रोक रहा है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा और इसकी वजह से सोडियम जो होगा या जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन में। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्यास होती है, प्यास को भी ये रोकता है, थ्रिस्ट को भी ये डिक्रीज़ करता है। ठीक है, कौन? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इसकी वजह से एक्सक्रीशन हो पाता है। तो जब ज़्यादा है तो एक्सक्रीट ज़्यादा होगा सफिशिएंट लेवल के लिए, अगर कम है तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिशेस में किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए इसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस के बारे में हम बात करेंगे। ये सब था इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होता है फिशेस के केस में। ठीक है, थैंक यू सो मच।